नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश में हो रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है। हर दिन बढ़ते तापमान के साथ ही सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव के नतीजे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का भी आधार बन जाएंगे। लिहाजा सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल सपा के साथ ही तमाम पार्टियों ने प्रचार में पूरा दमखम लगा दिया। इस बार के निकाय चुनाव की तस्वीर हर बार से कुछ अलग है। अपने कोर वोट बैंक से इतर राजनीतिक पार्टियां इस बार नए प्रयोग भी कर रही हैं। माना जा रहा है कि यह कवायद अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से जुड़े हैं। खबर देखते हैं, पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। इस बार का निकाय चुनाव कई मायनों में अलग दिखाई दे रहा है। जहां मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने महापौर के 17 में से 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सभी सियासी कयासों को दरकिनार करते हुए 350 से भी अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारकर विपक्ष को चौंका दिया है। जिस बीजेपी को विपक्ष एंटी मुस्लिम पार्टी के तौर पर पेश करता रहा है, उसने इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर विपक्षी दलों की राजनीति को बिगाड़ने की मुकम्मल तैयारी की है। क्षेत्रवार देखें तो पश्चिम की 18 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। इसी तरह ब्रज क्षेत्र में 8, अवध में 6, गोरखपुर क्षेत्र में 2 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया गया है। सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, गोरखपुर, जौनपुर, लखनऊ, वाराणसी सहित कई जिलों में सभासद और पार्षदों के टिकट भी मुस्लिमों को बीजेपी ने दिए हैं। देखिए, आम मुस्लिमों में और भाजपा में कहीं कोई दूरी नहीं है। ये केवल विपक्ष के द्वारा फैलाया गया एक भ्रम है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा ने हमेशा हम मुसलमानों को केवल एक वोट बैंक समझा। ना हमारी तरक्की के लिए कोई काम किया, ना ही हमारे तालीम के लिए कोई काम किया, ना ही हमारे उन्नति और विकास के लिए कोई काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी के नेतृत्व में लगातार मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए ईमानदारी से ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। तो हर कसौटी पे हमारी सरकार खरी उतरी है मुस्लिम समाज के विकास के लिए, मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए, और एक विश्वास आज मुस्लिम समाज के अंदर है। और जिस तरीके से ये विपक्षियों ने भ्रम फैलाया था, उस भ्रम जाल को खुद मुस्लिमों ने तोड़ने का काम किया। बीजेपी ने 17 में से 5 नगर निगम में ब्राह्मण और 5 में वैश्य समाज के कार्यकर्ताओं को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। ऐसा करके बीजेपी ने पिछड़े और अनुसूचित जातियों के वोट बैंक को सहेजकर सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की है। यानी बीजेपी ने इस बार निकाय चुनाव में कोर वोट बैंक यानी अगड़े, पिछड़े और अनुसूचित जातियों के साथ ही मुस्लिम समुदाय को महत्व देकर अपनी पुरानी इमेज को बदलने का प्रयास किया है। मुस्लिम और उसमें भी खासकर पसमानदा समाज को अपनी तरफ खींचने का बीजेपी का प्रयोग अगर सफल रहता है तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। ये हमारी सूची देखिए, पहला जो रिजल्ट आया है वो भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम समाज को ही जीत मिली है चेयरमैन के चुनाव में। और ये उनसे पूछिए, ये चुनाव जीत के लिए होता है। जहां जहां हमारे अल्पसंख्यक भाई जीत सकते हैं उनको हमने टिकट दिया और जीत रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि जहां जहां जिताऊ उम्मीदवार है मिले, हमने टिकट दिया है। और आपसे पूछिए कि आपने जीत के आधार नहीं माना है। लोकतंत्र में जीत आधार होती है। जीत के आधार पर जो अच्छे कुशल व्यक्तित्व के लोग हैं उनको हमने जरूर टिकट दिया है और वो जीतेंगे। वहीं बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी का फोकस पिछड़े वोट बैंक के अलावा अनुसूचित जाति के उस वर्ग पर भी है जो बहुजन समाज पार्टी से छिटक कर बीजेपी के पास बड़ी ताकत के रूप में चला गया है। हाल के दिनों में जिस तरह बाबा साहेब अम्बेडकर और काशीराम को लेकर अखिलेश यादव का प्रेम उमड़ा है, उसे लोहिया और अम्बेडकर की विचारधारा को साथ लाने के प्रयासों से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही जातीय जनगणना को मुद्दा बनाकर भी सपा लगातार कास्ट पॉलिटिक्स की भावना को कुरेद रही है। विपक्षी दलों के लुभाने के बाद भी समाजवादी पार्टी को लगता है कि हाल के दिनों में हुई घटनाओं के बाद मुस्लिम मतदाता उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ऐसे में अगर लोहिया और अंबेडकर की विचारधारा मेल खा जाती है तो ये डेडली कॉम्बिनेशन बीजेपी को पटखनी देने के लिए पर्याप्त होगा। समाजवादी पार्टी की स्थानीय निकाय चुनाव में तैयारी कहीं बेहतर कहीं आगे है। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की सूची को जारी करने का काम किया है। इस सूची में वो लोग हैं जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जनता के लिए काम किया है, हमेशा जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने ऐसे प्रत्याशियों को जनता के सामने प्रत्याशी बना के पेश किया है। समाजवादी पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी।
बीजेपी और सपा अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही हैं, तो बीएसपी ने भी इस बार निकाय चुनाव में पूरी मजबूती से ताल ठोककर विपक्षी दलों को चौकन्ना कर दिया है। इस बार निकाय चुनाव में बसपा ने 17 नगर निगमों में से 11 पर मुस्लिम प्रत्याशी मेयर पद के लिए उतारे हैं। यानी मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी और सपा के दांव को बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी चला है। मायावती ने विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार मुस्लिम वोटर्स को ये संदेश देने का प्रयास किया कि सपा को दिया उनका वोट हर बार की तरह बर्बाद होगा, क्योंकि बीजेपी को हराने की ताकत सिर्फ बसपा में है। अगर उनके संदेश को कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं तो इस बार निकाय चुनाव का नजारा बेहद दिलचस्प होगा। बीजेपी, सपा और बसपा से इतर अन्य पार्टियां भी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन हाशिए पर गई कांग्रेस और हसरतें लेकर मैदान में उतरी आप अभी तक संघर्ष करती दिखाई दे रही है। 4 और 11 मई को 2 चरणों में होने वाले निकाय चुनाव के लिए प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने जोर लगाया है। साल 2017 यानी पिछले निकाय चुनाव के नतीजे पर नजर डालें तो महापौर की कुल 16 सीटों में से 14 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, जबकि मेरठ और अलीगढ़ के मेयर पद पर बसपा के उम्मीदवार जीते थे। इस बार नगर निगम की कुल 17 सीटों के लिए जोर आजमाइश चल रही है, जबकि 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों के लिए 4 करोड़ 32 लाख मतदाता मतदान करेंगे। 13 मई को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। तो निकाय चुनाव की बारी और पेच और दांव-पेच की भी बारी शुरू हो गई है। कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, क्योंकि जातिगत आधार पर समीकरण जुटाए जा रहे हैं। बीएसपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है और भारतीय जनता पार्टी। अब इसमें कौन किस पर भारी पड़ेगा ये देखना होगा, किसके समीकरण ज्यादा सफल होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, जिनसे इस पूरी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। शबनम पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। यतेंद्र कसाना, प्रवक्ता आरजेडी, माफ कीजिएगा आरएलडी। चंचल यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और शबनम पांडे जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि समीकरण जो है अब हर कोई अपने हिसाब से तय कर रहा है, कैंडिडेट को भी चुन रहा है, लेकिन बीजेपी का मुस्लिम प्रेम जो है यहाँ पर अचानक से जागता हुआ नजर आ रहा है। हिंदुत्व का एजेंडा पीछे छोड़कर अचानक से मुस्लिम प्रेम का जागना किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए रविंद्र जी, ये मैं लगातार बताती आई हूँ चैनल्स पे कि हमारी सरकार कभी भी धर्म और जाति के नाम पे जनता को बांटना नहीं चाहती। 2014 इसका बहुत ही ज्वलंत उदाहरण में से है कि जब चुनाव हुए और जिस तरीके की जीत हुई, सभी ने एकजुट होकर हमारी सरकार बनाई, जनता एकजुट हुई और हमारी सरकार बनी। और उत्तर प्रदेश, जो कि जातियों और धर्म के नाम पर बंटने वाला प्रदेश माना जाता था, जहां समझा जाता था कि जाति के रथ पर बैठकर ही कोई सत्ता पा सकता है, पर उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा हमारी सरकार को चुनकर इस बात को पूरी तरीके से इसकी पुष्टि की कि विकास के रथ पर जो सरकार बैठेगी और विकास के रथ की रफ्तार को जो सरकार बढ़ाएगी, हम उसे ही पसंद करते हैं। और सरकार ने बड़े पारदर्शी तरीके से कार्य किया और एक नारा दिया हमारी सरकार ने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और उसके तहत हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम इस वर्ग को छोड़ते हैं और उस वर्ग को छोड़ते हैं, लेकिन इसके ठीक विपरीत विपक्षी पार्टियां लगातार किसी एक समुदाय के लोगों को डराते धमकाते रहे बीजेपी के नाम पे, क्योंकि वो केवल वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। और आज भी जाति धर्म के नाम पे जिस तरीके से प्रोपेगेंडा करते हुए विपक्ष दिखती है, वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश के विकास का रथ रुक जाए, अपराधियों पे हो रही कार्रवाई बंद कर दी जाए, और जिस तरीके से बिहार में अपराधियों को छूट दिया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा, वही राज जो अखिलेश जी के समय पहले हुआ करता था वो यहाँ भी आए और उत्तर प्रदेश पिछड़ जाए। पर अगर सही प्रत्याशी हमारे पास है, किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति और धर्म का, तो हम उसे प्राथमिकता देते हैं, उसकी काबिलियत के अनुसार उसे टिकट देते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो इस पर निश्चित तौर पे लोग कहेंगे तो इस बार भी सबका साथ सबका विकास के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे, यानी सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर आगे बढ़ेगी, सबका साथ सबका विकास। चंचल यादव जी, आपके लिए तो बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक तो अंदर खाने जो विवाद चल रहा है,
आपके अपने लोग हैं, वो कहीं ना कहीं नाराजगी कई जगह जाहिर कर रहे हैं। कई लोग आपके पास से जा रहे हैं, छूटकर बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं, आप पर भरोसा नहीं जता रहे हैं। टूटकर आपके कई लोग चले गए, पार्षद पद के जो उम्मीदवार आपने खड़े किए। आरएलडी के कई लोग आपसे नाराज हुए, तो आपके सामने तो बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप एक चीज समझने की जरूरत है। जो भारतीय जनता पार्टी के नारा है सबका साथ सबका विकास, एक दूसरा नारा है, इनका दिखावे का नारा है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज मुस्लिम सहभागिता की बात आप कर रहे हो। अभी हमारे ऑलरेडी गृह मंत्री जी कर्नाटक के अंदर घूम के कह रहे हैं। नहीं, हमारा सवाल नहीं समझे आप चंचल जी। हमने कहा आपके सामने ज्यादा बड़ी चुनौती ये है कि हाँ, आपके अपने लोग नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। मैं उस पर भी आऊंगा, पहले मैडम की बात के भी जवाब दूं। उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। इन्होंने बोला कि हम नगर निगमों में इनके ट्रिपल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, सेंटर में सरकार है। ट्रिपल इंजन बोलते हैं, इंजन इनको बड़ा अच्छा लगता है और वो इंजन सारे टकरा रहे हैं आपस में। सबसे पहली चीज तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि लखनऊ के अंदर शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क बद से बदतर हालात से गुजर रहा है। ऐसा कौन सा रोड है जो गड्ढा मुक्त के नाम पे भ्रष्टाचार का पर्याय न बन चुका हो? ऐसी कौन सा स्कूल है जिसको आपने फीस माफ करने की व्यवस्था बनाई? आज कौन सा ऐसा गार्जियन है लखनऊ नगर निगम जहाँ पे अपने बच्चे की फीस को लेकर चिंता नहीं किसी की है? आज कौन सा ऐसा परिवार जो गैस सिलेंडर महंगाई, मतलब भय, भूख, भ्रष्टाचार, ठीक है, 3 मुद्दे हैं। ये तो मुद्दे हैं ना। भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए आप, आज ठीक है, वो सब चीजें ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है ना चंचल जी। आप तो ये बताइए कि आपके सामने जो चुनौतियां हैं वो बता दीजिए। जवाब भी दूंगा, पहले इनकी मैडम का मैं जवाब दे दूं। वो हम समझ गए। तो आप नहीं बोल रहे थे, मुझे भी सुन लीजिए। हाँ, सुनिए, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है केवल प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जंगल राज की बात, आज अभी बात अपराधियों की बात कर रही थी। अभी इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक माननीय विधायक जिसने एक महिला के साथ रेप किया, रेप का आरोप लगा, और उसने क्या किया, उसके परिवार के कई लोगों की हत्या करा दी, वकील की हत्या कराने की कोशिश की, और क्या वहां पे बुलडोजर चला? तो हमारे जो मुख्यमंत्री के सजातीय लोग हैं, अभी जाति की बात कर रही थी, जो हमारे मुख्यमंत्री के सजातीय उसके लिए तो कानून व्यवस्था है ना, उस पर तो भरोसा है ना आपको? नहीं होती है। दूसरी बात, उस पर तो कानून व्यवस्था तो चाक चौबंद है। अपराधियों को छोड़ा जा रहा है, न्यायालय है ना, न्यायालय पे तो भरोसा है आपको, न्यायालय पे तो भरोसा है। सुन लीजिए, हाँ, न्यायालय पे तो भरोसा है। मैं कुछ मना करूँ न्यायालय की बात? मैं पहले इनकी बातों का, अभी इन्होंने बोला कि जो है अपराधियों को बिहार में छोड़ा गया। मैं पूछना चाहता हूं कि शबनम जी, आप बिल्किस बानो मैटर पे क्या कहेंगी, जहां पे एक परिवार की 6-7 लोगों की हत्या हो जाती है, गैंग रेप होता है, ऐसे जघन्य अपराधियों का आप अच्छे संस्कार की बात करते हो, उनको महिमा मंडन करने की बात करते हो, उनको जो है आप क्या नाम है, उनका संस्कार के लिए उनका प्रोग्राम करा के सम्मान कराया जाता है। अरे चुल्लू में पानी और डूब बनाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, वो हमें आचरण और संस्कार की बात बताएंगे? वो हमें ठीक है, जवाब ले लेते हैं, फिर आगे जाते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, अब आपकी बात का जवाब ले लेते हैं, और बेहतर होता कि वो उन सवालों के भी जवाब दे दें जो हमने पूछे थे। आपकी जो कमजोर कड़ी है वो आपके अपने लोग हैं, आपके अपने लोग वो भारतीय जनता पार्टी में चले जा रहे हैं छोड़कर, आरएलडी से आपकी नाराजगी बन रही है। सुन लीजिए, आपने पूछा कि प्रत्याशी की बात, शाहजहांपुर में एक घटना हुई, जो हमारी प्रत्याशी थी, इन्होंने हाईजैक करने का काम किया। इनके खुद के प्रत्याशी तो है नहीं वहां पे, इनका खुद का कोई कैंडिडेट नहीं मिला, खुद का कोई कार्यकर्ता नहीं मिला। आज इनको शाहजहांपुर में ही इनके कार्यकर्ता इनको लाठी डंडे लेके दौड़ा रहे हैं कि भैया हम लोगों का क्या होगा। अभी एक वीडियो आ रही थी कि इनके प्रत्याशी जो इनसे उन्होंने बनाया है, जो इनके लोग थे, नेताओं को बहिष्कार लोग कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एन प्रकरण, इनको संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, आज आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा जिला है जहां ऐसी घटनाएं न हो रही हो? इसी उत्तर प्रदेश के अंदर महिला अपराध आप किस आधार पर आगे जाएंगे? आप किस आधार पर आगे जाएंगे? समाजवादी पार्टी भय, भूख, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के इनसे जो है सड़क से लेकर सदन तक मुकाबला कर रही है, और आने वाले समय में चुनाव में आप देखेंगे कि 17 सीटें हैं। अगर बीजेपी को हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी गठबंधन हराएगा। ठीक है, जो हमारा गठबंधन आरएलडी के साथ, ठीक है, जो हमारे घटक दल हैं, इनके साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी जो नगर निगम में भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है, हर साल केवल गड्ढा मुक्त फलाना ढिकाना करते रहते हैं, कुछ भी इनसे नहीं होने वाला है। एक काम सबन जी बता देगा, ठीक है, भय, भूख, भ्रष्टाचार, ठीक है, वो सबका साथ सबका विकास, आप भय, भूख, भ्रष्टाचार, ठीक है, जनता समझेगी। यतेंद्र कसाना जी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी की बड़ा मजबूत गठबंधन माना जाता है, कदम से कदम मिलाते हुए चलते हैं। मेरठ जैसी जगह पर कैंडिडेट दोनों ने उतार दिए, नाराजगी जाहिर की गई, फिर ये बात सामने आने लगी कि नहीं अब तो हर जगह उतारेंगे।
ये जो दरारें पड़ रही हैं इसके पीछे की वजह क्या? भरोसा एक दूसरे पर कम हो रहा है क्या? दरारें केवल मीडिया में पड़ रही हैं। तो भरोसा कम नहीं हो रहा है और बहुत सारी जगह पर जहाँ पर जैसे मैं पहले भी बताया था कि कार्यकर्ताओं ने कुछ जगह पर तैयारी अच्छी कर दी थी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। कार्यकर्ताओं में कहीं पर कुछ समाजवादी पार्टी के लोगों की अच्छी तैयारी थी और कहीं पर राष्ट्रीय लोकदल के लोगों की अच्छी तैयारी थी। तो ठीक है, मिलजुल कर लड़ रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से निपटने के लिए हम हर तरह से तैयार है और हमारा आपस में गठबंधन बना हुआ है। कहीं पर भी हम लोगों में कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नहीं तो मजबूत कौन है इस वक्त तक? अगर सबसे मजबूत कोई माना जा रहा है तो आरएलडी है या सपा है जो चुनौती देगी? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का अपना वजूद है। बाकी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत है और ये सभी जानते हैं इस बात को। इसीलिए ठीक है, आप ठीक। बहुत सारी जगह आपकी आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है नेटवर्क की वजह से। हम लोग आपस में बैठ के फैसला कर लेंगे। ठीक है। सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहे और उनसे हम अनुभव साझा करते रहते हैं और बारीकियां समझते हैं राजनीति की। सुनील कौशिक जी, क्या लग रहा है, चूंकि निकाय चुनाव की जब बात चलती है बहुत सारे फैक्टर यहां काम करेंगे। एक तो परिसीमन, दूसरा राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छिन गया एक दल से, तीसरा यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिमों की तरफ जो उनका रुझान बढ़ रहा है, उनकी पसंद बढ़ रही है, और चौथा बीएसपी। ये फैक्टर यहाँ, इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा होगा जो समाजवादी पार्टी के लिए, आरएलडी के लिए मुश्किल बनेगा, या कौन सा फैक्टर ऐसा होगा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है? देखो रविंद्र जी, समाजवादी पार्टी की बात की जाए या भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए जी, लगभग 40% से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी जो है वो विरोध करके उतरे हुए हैं। जिन लोगों को टिकटें दी जानी थी उनको टिकट नहीं दी गई। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे उनको दरकिनार कर दिया गया। लगभग पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे किया जाए 40% से ऊपर ऐसे प्रत्याशी हैं जो पार्टी के निर्देशों के अनुपालन में अलग चुनाव लड़ते हैं। तो उन्होंने निर्देश का पालन नहीं किया और ये सारे दोनों पार्टी के बड़े नेता वहाँ जा भी रहे हैं, मनाने का काम भी करते हैं। कई जगह से अधिक सूचनाएं भी आई हैं, कुछ जगह वो मान भी गए हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं, लगभग जब तक मुझे लगता है इलेक्शन होगा 5% 7% लोग ऐसे हैं जो पार्टी की बात मानेंगे, लेकिन 30 से 35% ऐसे लोग हैं जो अपनी ही पार्टी के नेताओं से उनको लड़ना पड़ेगा। ये दोनों दलों, ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों में है? दोनों जी। तो ये थोड़ा सा लगता है कि मुझे कि 2024 से पहले जो सेमीफाइनल कहा जा रहा था और उस तरीके की जो चीजें थी कि जहां जो चुनाव लड़ रहे थे या तैयारियां जो पार्टी करा रही थी, जो निर्देश दिए गए थे उनके इतर हटके तमाम दोनों पार्टियों ने लगभग दूसरे नेताओं को, दूसरे कार्यकर्ताओं को टिकट दी। भारतीय जनता पार्टी में तो ये देखा है कई जगह समाजवादी पार्टी के लोगों को टिकट दे दी गई और ये पहली बार नहीं हुआ। ये सत्ता का चुनाव होता है। 2013 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने अपनी पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ा। तो ये सब चलता है, एक निश्चित तौर से कम जो लगाम कसनी चाहिए दोनों पार्टी के मुखियाओं को, वो मुझे यहाँ देखती नहीं नजर आ रही। दोनों पार्टियों में लग सरकार और जो रालोद के हमारे नेता कह रहे थे कि मीडिया द्वारा फैलाया गया, उसको मैं इसलिए नहीं मानता। निश्चित तौर से कहीं ऐसी कई सीटें हैं, एक सीटें नहीं कई सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी को बिना विश्वास में लिए हुए उन्होंने वह घोषणा कर पर्चा फाइल किया गया, जहां समाजवादी पार्टी की सहमति नहीं गई। तो शुरुआत उन्होंने गौतम बुद्ध नगर से की। तो गौतम बुद्ध नगर में जो समाजवादी पार्टी से ही पहले जो चुनाव जीते थे उन्हीं को रालोद से टिकट दे दी गई। तो लग रहा था कि इस बार समाजवादी पार्टी से कोई और तैयारी कर रहा है, उनको टिकट मिलने की संभावना नहीं है। शुरुआत सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर से हुई। तो ये तीसरी बात सबसे बड़ी बात है जो समाजवादी पार्टी के भूख भ्रष्टाचार को लेकर के कहते हैं, कह रहा हूँ ये चुनाव भूख भ्रष्टाचार का है ही नहीं। ठीक है, ये विकास का चुनाव है, ये नाली गलियों पानी का चुनाव। तो मुद्दे होते हैं नगर पालिका के चेयरमैन को नहीं, लेकिन वो अगर ये विकास का है तो विकास की बातें तो हो ही नहीं रही हैं, या सिर्फ हम ये मान लें कि सिर्फ विकास की ही बातें हो रही हैं। लेकिन मतलब बातें हैं, बातों का क्या, आप बातें जितनी करते रहे, सबका साथ सबका विकास करिए, वो भूख भ्रष्टाचार करें, बातों तक ही तो सीमित है ना।
जनता को नहीं, क्या मैं वही समझना कह है? रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, जनता के बीच आप जाएंगे, जनता जैसे अब मेरा घर है, मुझे नाली से लेना देना है, मुझे पानी से लेना देना है, ठीक बात। विधायक और सांसद इसके लिए है ना। लेकिन अब नगर पालिका का चेयरमैन भी, नगर पालिका का पार्षद भी भू भ्रष्टाचार के लिए लड़ेगा, आपके साथ तो नाली कौन बनाएगा, सड़कें कौन बनाएगा, पानी कौन देगा। बेहतर और तमाम मुद्दे ऐसे हैं, यदि हम घर के कर को लेंगे, गृह कर को लेंगे, तो लगभग भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है डबल हो गया। कर के बारे में कोई बात नहीं करता। रेडी रिक्शा इन पर चार्ज बढ़ा दिया गया, इनकी कोई बात नहीं इस इलेक्शन में। नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी ये भी तो कहती है ना कि जितने फीते काट रही है भारतीय जनता पार्टी वो सब हमारे द्वारा किए हुए सारे काम हैं, और उसके बाद उससे आगे भी नहीं काम बढ़े हैं। नहीं, अब ये तो राजनीतिक आरोप लगते रहते हैं। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ने भी बहुजन समाज पार्टी के बहुत से कार्यक्रमों को फीते काटे रहेंगे। ये सतत विकास की प्रक्रिया है और मैं इसको अच्छा भी मानता हूँ। ये नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी की सरकार है, उसने कोई घोषणा कर दी, दूसरी पार्टी की सरकार आगे तो उन्होंने उसको रोक दिया। पहले बहुत होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। चाहे बहुजन समाज पार्टी के बहुत से कार्य छूटे थे, वो समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाई, समाजवादी पार्टी के बहुत से कार्य छूटे थे, वो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। ये होना भी चाहिए, ये एक अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम सब लोगों के टैक्स का पैसा है वो बर्बाद हो जाता है। पहले आप देखेंगे कि ये होता था 40%, 70%, 80% पैसा खर्च हो गया और दूसरे राजनीतिक दल की सरकार आई, उन्होंने उसको रोक दिया और अपनी योजना लेकर के गए, फिर उस पर काम चल रहा है। फिर दूसरी सरकार आई, उन्होंने उसको रोक दिया, कार्यक्रम चलाना शुरू कर दिया। ये परंपरा थोड़ा सा मुझे लगता है शुद्धि है और इसके लिए सारे राजनीतिक दलों को स्वागत करना चाहिए। इस बात को लेकर के ये आरोप नहीं लगने चाहिए। यतीन जी बात ठीक है, यतीन जी बात तो भरोसे की है, जैसा कि कौशिक साहब कह रहे हैं। अब आपने जो काम किए होंगे उसके बल पे आपको आगे जाना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने किए होंगे काम तो वो आगे जाएंगे, लेकिन आरएलडी को भी ये देखना होगा कि अगर जहां उसकी पकड़ मजबूत नहीं रही है उसे सपा की बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा, और जहां सपा कमजोर है वहां उसे आरएलडी की बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें फायदा तो ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि सत्ता में भी एक तरह से वो है, और वो ये देखेंगे भी, लगातार जनता उन पर भरोसा भी कर रही है, क्योंकि एक के बाद एक चुनाव जीत रहे हैं वो। देखिए, जहाँ तक चुनाव को जीतने की बात है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का जो तरीका वो सभी लोग जानते हैं। क्योंकि अभी गौतम बुद्ध नगर जिले की बात कर रहे थे हमारे साथी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध नगर जैसे मैं आता हूँ, वहाँ पर एक दादरी कस्बा है, वहाँ पर नगर पालिका का चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी होना चाहते थे जगभूषण गर्ग, जो कि बेचारे पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें टिकट नहीं मिला, उन्होंने निर्दलीय नामांकन कर दिया। परसों उन्होंने जैसे नामांकन किया है उसी रात को उनके घर पर ईडी ये अपना पुलिस प्रशासन और इन सब का दबाव उनके पर बनाया गया और जीएसटी की टीम ने उनके घर पर रेड किया है। उसके विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद किया सभाएं की। तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने का तरीका और सिस्टम सब लोग जानते हैं आजकल। तो ये विकास के नाम पर और इन सब चीजों पे वोट भी ले रहे हैं। हमारा और समाजवादी पार्टी का जहाँ तक हमारा मतलब ये है कि सबका साथ सबका विकास की बात, लेकिन विपक्षी दलों को एक ये भी डर हमेशा बना रहता है कि प्रशासन का दबाव बनाया जा सकता है। बड़े स्तर के चुनाव में ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जाता है, और ये डर आखिर कब तक? और अगर ये सही बातें हैं तो जनता को क्यों नहीं समझ में आ रही है? जनता के लिए समझना कितना जरूरी है। लेकिन ये चुनाव आते हैं आपके पास, आते हैं यतीन जी, आ रहे हैं। लेकिन ये चुनाव हो या कोई भी चुनाव, इस तरह की का प्रयोग क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, या इससे पहले भी जो सरकारें नहीं वो करती रहे? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता सियासत में जो सत्ता में हो और वो किसी चीज का इस्तेमाल ना करें। क्या ये समीकरण फायदा पहुंचाएंगे? क्योंकि सपा के भी समीकरण है, आरएलडी और सपा चूंकि मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा बात करती रही कि उत्तर प्रदेश जैसा पहले था वैसा नहीं रहा, अब काफ़ी चीज़ें सुधर चुकी है, और बाकी अपने जो बाकी दल हैं वो कहाँ खड़े हैं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो अभी की परेशानियां हैं दलों के लिए, वो सबसे बड़ी है कि एक जगह तो ये कि सेंधमारी की जा रही है दलों के अंदर, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है समाजवादी पार्टी, आरएलडी या बीजेपी के सामने भी कहे, वो है जो उनके बागी उनके लिए मुसीबत बन रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। और चंचल जी आपके पास आना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो मुसीबत है, एक तो परिसीमन से आपको क्या क्या चुनौतियां मिलेंगी पहले की अपेक्षा, आपके अपेक्षा में, क्योंकि आपको रणनीति तो बदलनी पड़ी होगी। क्या रणनीति में आपने बदलाव किए हैं और कैसे आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, निश्चित
तौर पे अगर हम देखें लखनऊ में ही देखें नगर निगम में तकरीबन 88 ग्राम पंचायतें जो है नगर निगम के अंतर्गत आई हैं और जो 88 नए परिसीमन के तहत जो आई है सपा का बहुत बड़ा वोट बैंक बढ़ा है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी यही सेम कहानी है। पूरे तकरीबन ठीक ठाक एरिया जो है बहुत सारा नैनी का बहुत बड़ा एरिया था कवर हुआ है। उधर आप देखेंगे तो खुलदाबाद की साइड से जो बाहर का एरिया सब कवर हुआ है। कुल प्रयागराज भी बहुत काफी तेजी से तो बाहर का जो एरिया जुड़ा है समाजवादी पार्टी के लिए प्लस ये है क्योंकि जो नए परिसीमन के तहत लोग जुड़े हैं और सबसे बड़ी बात है नगर निगम में आप अगर आज देखें पूरे नगर निगम में मैं तो दावे के साथ शबनम जी बैठी हैं, मेरे साथ बहुत बार बैठी है डिबेट में। मैं केवल एक बात पूछता हूँ कि आप एक अस्पताल बनाए हो मुझे बता दो, ट्रिपल इंजन आपको बनाया हो, एक कोई स्कूल बनाया हो आपने मुझे बता दो, एक कोई आपने 50 बेड किसी अस्पताल में बढ़ा दिए वो बता दो, लेकिन कोई जवाब नहीं। तो आज लखनऊ नगर निगम के अंदर लखनऊ में अकेले अगर आप देखें तो ऐसा कोई दिन नहीं जो 50 लोग बेड ना मिलने को समझ जाते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि लेकिन माफियाओं को शरण किसने दी, दबंगों को शरण किसने दी, गुंडाराज किसके कार्यकाल में बढ़ा, इसीलिए उन्होंने गाना जारी कर दिया। मैं बता तो रहा हूँ हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहला कोई बताइए जो जिस मुख्यमंत्री ने खुद के मुकदमे वापस लिए हो, डिप्टी सीएम ने खुद के मुकदमे वापस लिए हो। होड़ लग गई थी कि मेरे मुकदमे कितने वापस होंगे, डिप्टी सीएम साहब मुकदमे कितने वापस होंगे। शबनम क्या आप मुझे बता दो कि जवाब ले लेते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने मुकदमे वापस लिए हो? हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब बैठे ये बता नहीं तो फिर गानों से सरोकार क्या रहा? वो तो गाना एक जारी कर चुके हैं, गुंडे पुकारते हैं। मैंने बताया पता होना चाहिए कि मुकदमे वापस लेने की जो भी प्रक्रिया उसमें हाईकोर्ट की सहमति के बगैर मुकदमे वापस नहीं हो सकते। पर ये अकेली इनकी ऐसी सरकार थी जो चंचल जी जवाब ले रहे हैं। चंचल जी जवाब ले रहे हैं। पहले ये देखना चाहिए जवाब दे रही हैं शबनम जी, उसको जवाब ले लेते हैं। चंचल जी जवाब ले लेते हैं। आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे थे और उस वक्त भी हाई कोर्ट ने उस पर लगाम लगाया था। तो अगर मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, मुकदमे उन्हीं के वापस होते हैं जिस पर हाईकोर्ट की सहमति होती है। चंचल जी जवाब ले लेते हैं, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। शबनम जी बोल लें फिर उसके बाद दूसरी बात बार बात होती है कानून व्यवस्था पे चर्चा क्यों रहा। देखिए विकास शबनम जी एक मिनट अच्छा कानून व्यवस्था तभी होगी। शबनम जी एक मिनट जो भी शबनम जी एक मिनट रुक जाइए। शबनम जी एक मिनट, चंचल जी उनका जवाब पूरा हो जाए फिर वापस आपके पास आएंगे। बीच में बोलेंगे तो उनकी भी बात नहीं समझ में आएगी, आपकी भी बात समझ नहीं आएगी। हम उस गीत पर भी जिक्र करेंगे, माफियाओं पर भी जिक्र करेंगे। शबनम जी का आपकी बात का जवाब दे रही है, वो ले लेते हैं। जी शबनम जी। इनकी बात का जवाब यही हमने दिया कि मुकदमे वापस जब होते हैं तो हाई कोर्ट की सहमति के बगैर वापस नहीं हो सकता, ये इन्हें भी मालूम होगा। और नहीं मालूम है तो ये जानकारी मैं दे रही हूँ। जब ये आतंकवादियों के मुकदमे वापस कर रहे थे तो हाई कोर्ट ने असहमति व्यक्त की और वापस नहीं हो पाए, इसलिए ये अपने मंसूबे में खड़े नहीं उतर पाए और जनता जान गई कि हाँ ये आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। पर अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के मुकदमे वापस करने की ये बात करते हैं तो उसमें हाई कोर्ट की सहमति है, इसीलिए वापस हो रहे हैं क्योंकि वो राजनीतिक द्वेषभाव से मुकदमे किए गए थे। अब दूसरी बात ये बार बार कहते हैं हमारा फीता काट रहे हैं, हमारा फीता जरूर हम काट रहे हैं क्योंकि हमने धरातल पर काम किया। आपने घोड़े कागज पे दौड़ाए थे, हमने घोड़े धरातल पर दौड़ाए हैं। आ रहे चंचल जी, आ रहे हैं चंचल जी, आप ही के पास आएंगे। दूसरी बात लोकल बॉडी में चुनाव ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये बार बार कह रहे थे। भाई लोकल बॉडी में इस बार भी हम जीत के आने वाले हैं, ये मैं पहले से आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत टर्म से हम ही जीत रहे हैं। आपकी सरकार थी तब भी लोकल बॉडी पे वर्चस्व नहीं, वो तो ये पूछ रहे हैं आप वो तो ये पूछ रहे हैं आप विकास के ही नाम पे आएंगे या फिर प्रशासन के मदद से आएंगे, ये पूछना चाह रहे हैं वो लोग। हम विकास के कार्य पे ही आएंगे क्योंकि विकास कार्य तभी रफ्तार पकड़ता है जब कानून व्यवस्था मजबूत होती है और कानून व्यवस्था मजबूत जो पिछली बार शबनम जी जो पिछली बार एमएलसी के चुनाव देखने को मिले उसमें महिला जो कैंडिडेट थी उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे और उस पर किसी ने संज्ञान भी नहीं लिया, सख्त होना पड़ा। अगर इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी, पर्चा भरने नहीं दिया जाएगा, पर्चा बाहर ही फाड़ दिया जाएगा। मैं देखा है सपा के समय जब चुनाव होता था तो
तरीके से आतंक होता था, बम तक ठीक है, फोड़े लेकिन जाते वही थे। वही चीजें अगर इस कार्यकाल में भी होने लगे नहीं, हैं। गोरखपुर की हम हमारे एक बात बता दे रहे हैं, हमारे गोरखपुर कार्यकाल में उस पर 26 जून की कार्रवाई घटना होती है शबनम जी, गोरखपुर 26 जून 2021 की घटना है। जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा प्रत्याशी साधना सिंह के समर्थन में एसपी नेताओं को पीटा गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। 21 मार्च 2021 एमएलसी चुनाव में लखीमपुर खीरी एसपी महिला प्रत्याशी के कपड़े फाड़े गए। ऐसी घटनाएं तो देखिए सामने आई रमेश हैं। जी, ऐसे में पार्टी के अंदर कहीं भी अनुशासन भंग करने पे किसी भी कार्यकर्ता को चेतावनी दी जाती है और हमारी पार्टी में अनुशासनहीनता को कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसमें कुछ हुआ नहीं। हाँ, हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए निश्चित तौर पे इनके गुंडे तत्व इस तरह का कार्य कर ठीक है। सकते हैं, पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा नहीं करते। ठीक है, चंचल और जी, दूसरी बात, ठीक है, ये आप चंचल जी से ले लीजिए, बार-बार वो कुछ कहना चाह रहे हैं, इस- वो कुछ कहना चाह रहे हैं। चंचल जी, जी बड़ी ईमानदारी से आप बताना, मैं कम से कम 20 डिबेट आपके साथ कर चुका हूँ, लेकिन आज तक आप एक सवाल का मेरे जवाब नहीं दे पाए कि आप मुझे बता दो कि 50 बेड आपने लखनऊ में कहीं बनाया हो, आपने कोई स्कूल बनाया हो, आपने कोई नई व्यवस्था, कोई नई ईंट बनाई हो, नई कोई। देखिए चंचल जी, चंचल नहीं, कोई जवाब नहीं देता है। आप सुन लीजिए, आप और आप अस्पताल सुन क्या लीजिए। कहते हैं? हम एयरपोर्ट, बस सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, अभी अस्पताल, आपने भी बोला, तमाम मैं बोलूं। अभी जो बात चल रही है, ये क्या तरीका है? 1.35 लाख ठीक है, शबनम जी एक मिनट, शबनम जी, देखिए शबनम जी, दोनों लोगों से गुजारिश है, शबनम जी, शबनम जी, शबनम जी, सौंदर्यीकरण करना और ट्रैफिक सिस्टम को इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम में करना। चंचल जी एक मिनट चंचल जी, शबनम जी ऐसे डिबेट गलत दिशा में चली जाएगी और समझ में नहीं आएगा। देखिए सबके लिए वक्त, सबका वक्त कीमती है, हमारे पास इतना ज्यादा समय भी नहीं होता। हाँ नहीं शबनम जी, हम आपके पास आएंगे, बाकी दो भी प्रवक्ता बैठे हैं हमारे पास, सरदार भी तुम्हारा है और हमारे झूठ को सच कह दो, अखबार भी तुम्हारा है। चंचल जी, झूठ और सच का जो खेल देखिए है ना, चंचल जी, ये बात तो सब यहाँ लोग बैठकर जानते मत हैं। करिए, ये बात तो यहाँ बैठकर मत करिए। कम से कम हम आपको भी उतना ही मौका दे रहे हैं और शबनम जी को भी उतना ही मौका दे रहे हैं, और मुझे लग रहा है आरएलडी के जो शबनम जी नेता को हैं, कह रहा हूँ, ये झूठ को सच बोलने वाले लोग हैं। नहीं ठीक है, वो ठीक है, कहानी है। लेकिन सवाल हमने ये किया, चाहे अब कानून व्यवस्था की भी बात कर लें, सबका साथ सबका विकास की जब बात आती है, आप सबको भरोसा तभी जता सकते हैं जब आप खुद कुछ करते हुए जा रहे हो। वो कह रही हैं कि हम आपने भी तो किसी ना किसी के फीते काटे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक सरकार चली गई, उसने जो काम किया उसके फीते, बीएसपी की सरकार गई तो समाजवादी पार्टी ने भी तो फीते काटे ना। जी मुझे 30 सेकंड मेरी अपनी बात कंप्लीट हो जानी दीजिए, हाँ, फिर बोलिए। समय दे दीजिए, मैं जवाब दे दीजिए। बोलिए। मैं कहता हूँ सबनम जी, आप मुझे बताइए, पूरे हिंदुस्तान की सबसे हाईटेक बिल्डिंग आपका हाई कोर्ट बना, लखनऊ बेंच इलाहाबाद की। आपके आगे बढ़ेंगे, जेपीएनआईसी की बिल्डिंग टॉप क्लास की बनी, हिंदुस्तान की पहली ऐसी सरकारी बिल्डिंग है जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर उतर सकता है। आप आगे बढ़ेंगे, एशिया का सबसे बड़ा जलस्तर मिश्रा पार्क बनाया, लोक भवन जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं उसको बनाया। आपको गोमती रिवर फ्रंट बनाने का काम किया हम लोगों ने। और आप आगे बढ़ेंगे तो आप भूल रहे हैं कि मायावती जी के समय में इसका डीपीआर तैयार हुआ था, ये आपको ध्यान देना चाहिए। 11,000 लोगों को नौकरियां मिली हैं। और आप आगे बढ़ेंगे तो अमूल का प्लांट लगा, पराग का प्लांट लगा, 200 बेड का मातृ अस्पताल बना, हिंदुस्तान का सबसे हाईटेक पुलिस मुख्यालय। ठीक है, बात पूरी हो गई ना आपकी, डायल 100 बिल्डिंग, बात पूरी हो गई। और मैं चंचल जी, आपको ऐसे सैकड़ों काम मैं बोलता रहूंगा, ये बोल नहीं पाएंगे। ठीक है चंचल जी, बात पूरी हो गई ना आपकी, चैलेंज करता हूं। बात पूरी हो गई आपकी, कोई काम बता दे। ठीक है, अब बात पूरी हो गई, अब जवाब ले लें। अब बात हो गई, पूछ ले, कोई काम बता ठीक है दीजिए। शबनम जी, जिस तरह से क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने अपने काम बता दिए, 8-10 काम तो उन्होंने गिनाई दिए, ऐसे ही जरा 4-5 काम गिनवा दीजिए आप भी। देखिए रविंद्र जी, यही काम मैं गिनवा रही थी तो आप वो बीच में बोलने लगे। नहीं हम आपको मौका दे रहे हैं, बताइए। हमने तमाम एयरपोर्ट बनाए, हमने अस्पताल बनाए, हमने कहाँ के 35,000 स्कूलों का कायाकल्प किया, हमने 5 करोड़ स्टूडेंट जो कि कोविड के समय स्कूल छोड़ चुके थे, उन्होंने स्कूल चलो अभियान के तहत हमने उसको लाया। हमने लखनऊ में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम बनाया, हमने जो कूड़ा प्रबंधन को मजबूत किया यहाँ पे, हमने तमाम ऐसे कार्य किए। अस्पताल तो कई खोले, कोविड के समय में हमने कोविड के लिए काफी बेड बनाए, हमने अच्छा ठीक है यतिन जी, हम समझना चाहेंगे, अगर वेस्ट यूपी की आप जब बात करते हैं तो इस बार तो आप
सीन से गायब ही नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपने 17 अप्रैल को बैठक भी बुलाई थी, तमाम चर्चाएं भी हुई थी उस पर। इतना पिछड़े हुए नजर क्यों आ रहे हैं आप लोग? यतन जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कौशिक साहब के पास आते हैं, यतन जी के पास आवाज नहीं पहुंचे। सुनील कौशिक जी, आपने दोनों के दावे सुन लिए, आप तो जमीनी हकीकत जानते हैं। हम एक तरफ समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं आंकड़े, तो वो क्रमबद्ध तरीके से नाम भी गिना रहे हैं कि हमने यहां यहां ये विकास गिना है। शबनम जी से भी हमने वही बात पूछी, लेकिन वो आंकड़े तो दे रही हैं, लेकिन कहां कहां किया ये नहीं बताना चाह रही। तो इसको कैसे समझा जाए, जनता तक कैसे इस बात को पहुंचाया जाएगा? कैसे दावा किया जाएगा कि हमने अगर 35,000 कहीं पर स्कूल खुलवा दिए हैं या अस्पताल खुलवा दिए हैं तो उसका आंकड़ा देना ही काफी होगा, या ये हम बताएंगे भी भाई कौन कौन से इलाके हैं जहां पर हमने ऐसा किया है? नहीं, देखो, शबनम पांडे जी मुझे लगता है आंकड़े लेके नहीं बैठी हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम ये थी कि जो उन्होंने स्कूलों की बात कर रहे थे कि नए स्कूल खोले कि नहीं खोले, नगर पालिका करसीमन में जो हॉस्पिटल्स आते हैं वो खोले कि नहीं खोले। लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो चीजें सुधार योग्य थी पहले उनको सुधारनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जहां बाउंड्री नहीं थी, अच्छी क्लासेज नहीं थी, टॉयलेट नहीं थे, फर्नीचर नहीं था, तो मैं मानता हूं कि सबसे पहले उसकी सुधार की आवश्यकता थी और वो सुधार किया भी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। लेकिन मेरा दूसरा मानना है, देखिए दो चीजें हैं ना कौशिक साहब, यहाँ पे सुधार की बात, आपने कोई बिल्डिंग बना दी या कोई चीजें पहले से ही चल रही हैं, आपने सुधार कर दिया उसमें, लेकिन ये सुधार विकास तो नहीं कह सकते ना हम। किसी चीज में सुधार करना अलग चीज हो जाती है, और अगर हम विकास की बात कर रहे हैं तो वो अलग चीज हो जाती है। रवीन जी, हम और आप लोग तो मीडिया से जुड़े हुए हैं। हाँ। कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा है और उस स्ट्रक्चर का फायदा जनता को नहीं मिल पा रहा है, सफेद हाथी की तरह वो खड़ा हुआ है, वो भी विकास की परिभाषा में आए। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किए, जैसे चंचल जी बता रहे थे लखनऊ के नाम, बिल्कुल सही कह रहे। लखनऊ की बात कर ली जाए तो जितना विकास समाजवादी पार्टी ने किया, चाहे विधानसभा भवन को लेकर के किया हो, चाहे पार्कों को लेकर के किया हो, चाहे मेडिकल कॉलेज को लेकर के किया हो, इतना विकास बीजेपी वहां नहीं कर पाई, इसमें कोई दो राय है। लेकिन विकास के साथ साथ और चीजों की भी आवश्यकता पड़ेगी, कानून व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। ये थोड़ा सा ये जरूर समझना चाहेंगे आपसे, कानून व्यवस्था सही है उत्तर प्रदेश की? नहीं, मुझे तो लगता है कि कानून व्यवस्था बहुत ठीक है पहले की अपेक्षा। और हमने तो रवीन जी वो भी देखे हैं, वो भी समय देखा है कि जब सुबह उठा ले जाते थे और शाम को 5 लाख 10 लाख लेके छोड़े जाते। ठीक है, चंचल जी भी इस बात से सहमत। जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इटावा, आगरा, मेन और शायद इसीलिए बीजेपी कह भी रही कि हमने कानून व्यवस्था पहले से बेटर कर दी है। नहीं, बिल्कुल कहने का अधिकार भी है उनको, और ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी ने सुधार का प्रयास नहीं किया। हाँ। मुझे खूब अच्छे से याद है कि जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने थे, हाँ। तो सबसे पहले जो आईएएस और आईपीएस की जो मीटिंग उन्होंने रखी थी, डीएम एसएसपी की, निर्देश भी उन्होंने दिए थे और ये विश्वास भी किया था। प्रदेश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री था जिनने सीट पे आते ही ट्रांसफर नहीं किए, और जो लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार में तैनात थे 3 महीने तक उन्हीं लोगों से काम लिया। ये बहुत बड़ी बात। एक सवाल और, फिर शबनम जी कुछ कहना चाह रही है, उस पर हम जाएंगे। एक सवाल आपसे और पूछना चाहते हैं हम, फिर उसके बाद शबनम जी चूंकि कुछ कहना चाह रही है उनके पास जाएंगे, फिर हम जाएंगे यतिन जी के पास क्योंकि उनसे बात नहीं हुई। कौशिक साहब, एक एनकाउंटर का हवाला दिया जा रहा है कि इतने अपराधियों के एनकाउंटर कर दिए, और कानून व्यवस्था का ये कहा जा रहा है कि बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है, और एक माफिया जो भारी पुलिस कस्टडी में है उसकी हत्या हो जाती है। इसको कानून व्यवस्था सही कहेंगे हम? नहीं, बिल्कुल सही है, कैसे नहीं है। मैं तो हत्या मानता ही नहीं, उसका वध मानता हूं। ऐसा व्यक्ति आप बताइए जिसने बहुत सारे ऐसे मर्डर अगर सुनिए, नहीं, वो आप जो भी माने, मैं अभी बात कानून व्यवस्था पे कर रहा हूं। आप उसे बदमाने देखिए, कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं कानून व्यवस्था पे। घटनाएं ऐसी थी अखिलेश यादव जी की सरकार में जब पुलिस कस्टडी में इनकाउंटर इसी तरीके से मुठभेड़ हुई। ठीक है, 10 सेकंड सवाल है, आऊंगा अच्छा चलिए, यादव जब मुख्यमंत्री थे 10 सेकंड सवाल का जवाब देते। हाँ, नहीं आ रहे बात पूरी हो जाएगी। प्रदेश में 499 मायने रखते हैं।
नहीं तो ये मैं कौशिक साहब ये समझना चाहता हूं कि अगर पिछली सरकार में कोई इस तरह का काम हुआ और आपकी सरकार में सब कुछ ठीक होते हुए भी हत्या हो जाती है, भारी सुरक्षा व्यवस्था, उसके बाद भी अगर होता है, उसके बाद क्या आप सीना तान के कह सकते हैं कानून व्यवस्था सही है? देखो संवैधानिक तरीके से तो वो ठीक बात नहीं है। ये सरकार का फेलियर था, इंटेलिजेंस फेलियर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा सक्रिय जहां एसटीएफ उसको कर रही है और ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि हमारे पास ऐसे इनपुट हैं कि अतीक अहमद पर हमला हो सकता है। अतीक अहमद ने जब गुजरात से उसे यूपी लाया गया तभी उसने आशंका जताई थी, उसको लाया गया। ठीक है, ये बात। चंचल जी क्या पूछना चाहते हैं, फिर मैं शबनम जी बात। चंचल जी कुछ पूछना चाहते हैं? चंचल जी कुछ पूछना चाहते हैं? दो बातें आपने कही। एक आपने कही कि लखनऊ में केवल काम हुआ, और उसके साथ मैं आपसे बताता हूं कि प्रयागराज का उदाहरण ले लो आप। सरस्वती हाईटेक सिटी बनाने का काम किया सपा सरकार ने और यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, और जिसका काम आज ऑलरेडी मुख्यमंत्री 18 घंटे काम कर रहे हैं और काम को रोक दिया गया है। कानपुर महानगर आप आ जाइए, ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी बनाने का काम किया, उसके अंदर पार्क और बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाने का काम किया। और आप आ जाओ वाराणसी के अंदर वरुणा नदी का कॉरिडोर बनाने का काम किया और शहर को चौड़ीकरण करने का काम किया। और अगर आपको मैं आपके चैनल के बाद चैलेंज करता हूँ, विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर जो बना है वो समाजवादी सरकार ने अपने कैबिनेट तो उसके बाद तो कहीं ना कहीं आपकी रणनीति फेल हो गई ना, उसके बाद तो आपकी रणनीति फेल हो गई ना। लॉ एंड ऑर्डर की बात कही सर, भरोसा टूट लॉ गया। एंड ऑर्डर की बात कही। मैं पूछना चाहता हूँ, केवल अतीक ने अपनी हत्या की वो बात नहीं कही थी, उमेश पाल ने बकायदा एसपी को लेटर लिखा था कि मेरी हत्या हो सकती है। ये गवाह तक तो बचा नहीं पाए। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो आप लोग। आप मुझे बताओ, पुलिस को हाईटेक करने का चंचल जी सरकार ने काम किया कि नहीं किया? चंचल जी, वुमेन पावर लाइन सर, वुमेन पावर लाइन 1090, एक बहन बेटी को थाने नहीं जाना पड़ता है। नहीं तो ये सब पहले क्या होता था, इस तरह की घटनाएं तो सबके कार्यकाल में आई है ना। इस तरह की घटनाएं चंचल जी सबके कार्यकाल में सामने आई हैं, और ये आसानी से कबूल नहीं कर पाती है सरकारें सब। ठीक है, शबनम जी कुछ कहना चाहती है? ठीक है चंचल जी, शबनम जी कुछ कहना चाहती है? एक मिनट, शबनम जी को बात रख लेंगे। अब उनकी नहीं, अब उनकी जवाबदेही बनती है, वो जवाब दे रही है। को सहलाते थे, बस इतना ही काम होता था इनके समय में। और अगर ये आप कहते हैं कि मैंने किसी स्थान का नहीं बताया, मैंने साफ बोला 1,35,000। चंचल जी अब उनकी बारी है, उनको बोलने दीजिए। आप देखिए उनकी बारी। 1,35,000 स्कूलों को उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के समय में ध्वस्त करके रखा गया था। न पानी की व्यवस्था थी, न शौचालय था, न वहाँ पे कायदे से ब्लैक बोर्ड था, कुछ नहीं था। सारी व्यवस्था हमारी सरकार ने किया। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित किया 4 वर्षों में ही। अगर देखा जाए 30 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए। और अगर लखनऊ की ये बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सालय विश्वविद्यालय खोला गया। और ये जितने भी काम ये बताते हैं, अगर हम मेट्रो का कहते हैं कि हम मेट्रो 5 शहरों में शुरू किए, ये लखनऊ तक के मेट्रो का स्टेशन नहीं बना पाए थे। सारे स्टेशन लखनऊ के हम बनाए, मेट्रो को कायदे से संचालित हमने किया। देखिए, अगर ये काम नहीं करते हैं और केवल इमारतों का नाम देखिए चंचल जी, आपके टाइम सुना केवल इमारतें बना देने से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। बेरोजगारी भत्ता खाने वाले लोग कैसे जान सकते हैं कि गरीबों को राशन देने वाली डबल इंजन की सरकार है। बिजली, आवास, शौचालय, तमाम चीजें देने हमने। ठीक है शबनम जी, एक मिनट। शबनम जी एक मिनट। आशा और चंचल जी पूरा किया है। यतेंद्र जी अभी यतेंद्र जी को ज्यादा नहीं बोल पाए। शबनम जी मैं थोड़ा सा गुजारिश करूंगा, आप दोनों से गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। यतेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी अपने काम गिना रही है डंके की चोट पर, कानून व्यवस्था का दम भर रही करे, कानून व्यवस्था को लेकर जाएंगे। अब गुंडे माफिया जो है सक्रिय नहीं है। चंचल यादव जी ने अपनी समाजवादी पार्टी के काम गिना दिए, आरएलडी क्या गिनाएगी? थोड़ा सा आप अपने मोबाइल के नजदीक आ जाएं तो शायद ज्यादा अच्छी आवाज आ पाए आपको। ठीक है, नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज नहीं आ पाई। सुनील कौशिक जी, आखिरी टिप्पणी आपसे चाहेंगे। इस बार का जो निकाय चुनाव है किसके लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण है?
नहीं, देखो, मुझे लगता है दोनों पार्टियों के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ये ऐसे चुनाव सत्ता के चुनाव होते हैं, सत्ता के, क्योंकि जिस तरीके से दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है, पर्दा वापस कराने का प्रयास किया जाता है, वो निश्चित तौर से सत्ता के दबाव में ऐसा होता है। और जो अभी रालोद के प्रवक्ता कर रहे थे, मैं सहमत हूँ इस बात को लेकर के, तो पुलिस के छापे भी पड़ेंगे, प्रशासन का दबाव भी पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं है रविंद्र जी कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भी हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी हुआ, लेकिन 2024 से पहले चुनाव है और 2024 बड़ा चुनाव है, तीसरी बार मोदी जी के सामने चैलेंज होगा, तो ये सेमीफाइनल हम कह सकते हैं इसको लेकर के। और यही चीज है कि योगी जी अब जा रहे हैं, सभाएं संबोधित कर रहे हैं, योगी जी भी इसको हल्के में नहीं ले रहे हैं, तमाम मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, वहां पर भारी बना करके भेजा गया है। तो ऐसी स्थिति में यानी उम्मीदें दोनों उम्मीद हर दल की है, अब उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखना यह है कि जनता किसको पसंद करती है, किस पे ज्यादा भरोसा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। फिलहाल सबकी नजर टिकी है, क्योंकि ये रास्ता 2024 की तरफ जाएगा। जैसे जैसे जहां जहां भी चुनाव होते जाएंगे, वो ये तय करते जाएंगे कि किसका जनाधार वापस बढ़ रहा है और किसका जनाधार गिरता जा रहा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।